आज हम उस भारत की बात करने वाले हैं जो मौर्य साम्राज्य के विशाल नक्शे से भी पहले मौजूद था। बिल्कुल। एक ऐसा भारत जो छोटे छोटे कबीलों और सरदारों की दुनिया से निकलकर पहली बार बड़े संगठित राज्यों की शक्ल ले रहा था। ये एक उथल-पुथल का दौर था। इसे आप प्राचीन भारत का ग्रेट गेम भी कह सकते हैं। एक तरफ लोहे जैसी नई तकनीक आ रही थी, दूसरी तरफ व्यापार के नए रास्ते खुल रहे थे और इन सब के बीच कुछ महत्वाकांक्षी लोग थे जो इतिहास का रुख बदलने वाले थे। सही बात है। ये कहानी है कि भारत ने पहली बार, आप कह सकती हैं, राजनीति का स्वाद कैसे चखा। और इसी कहानी के केंद्र में है प्राचीन भारत के 16 महाजनपद। हाँ, 16 महाजनपद। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के ये वो राज्य थे जो भारत की पहली राजनीतिक महाशक्तियां बने। आज हम गहराई से यही समझेंगे कि ये महाजनपद कैसे बने और उससे भी जरूरी सवाल कि इनके बीच के टक्कर ने आखिरकार भारत के पहले साम्राज्य की नींव कैसे रखी। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, ये इस सवाल की भी पड़ताल है कि शासन का कौन सा विचार जीतेगा, एक राजा का हुक्म या फिर एक गणराज्य में लोगों की सामूहिक आवाज। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये महाजनपद शब्द ये आया कहाँ से, और ये छोटे छोटे कबायली इलाके जिन्हें जनपद कहते थे वो अचानक इतने बड़े और ताकतवर महाजनपदों में कैसे बदल गए? देखिए, जनपद का सीधा सा मतलब है जहां जन ने अपना पद यानी पैर रखा। अच्छा, जहां लोग बसे। हाँ, छोटे छोटे कबायली इलाके थे। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। और वो क्रांति जमीन के नीचे दबे एक धातु से शुरू हुई, लोहा। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि कैसे एक मामूली सी चीज पूरे समाज का नक्शा बदल सकती है। तो लोहे ने ऐसा क्या किया? उसने गंगा के मैदानों के घनी जंगली जमीन को खेती के लायक बना दिया। लोहे के मजबूत फाल वाले हल और कुल्हाड़ियों से जंगल साफ करना और गहरी जुताई करना मुमकिन हो गया। तो पैदावार बढ़ गई होगी। जबरदस्त उछाल आया खेती में। पहली बार जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज यानी एग्रीकल्चरल सरप्लस पैदा होने लगा। तो ये सिर्फ खेती का विकास नहीं था, ये भारत में पहली बार राज्य की अवधारणा का जन्म था। मतलब जब आपके पास अतिरिक्त अनाज होता है तभी तो आपको उसे सुरक्षित रखने के लिए एक सेना, उसका हिसाब रखने के लिए अधिकारी और उसे बांटने के लिए एक राजा की जरूरत पड़ती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो सरप्लस था जिसने समाज को पूरी तरह बदल दिया। अब हर किसी को किसान होने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। कुछ लोग सैनिक बन सकते थे, कुछ कारीगर, कुछ व्यापारी। और जब व्यापार बढ़ा तो लेन देन के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ी, पैसों की। हाँ, यहीं से आए आहत सिक्के यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये भारत की पहली मुद्रा थी। इसने व्यापार को कबीलों के बीच चीजों की अदला बदली से निकालकर एक बहुत बड़े आर्थिक नेटवर्क में बदल दिया। मतलब लोहा, अतिरिक्त अनाज और सिक्के, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी आग लगाई जिससे शहर बसे, सेनाएं बनी और महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक यही हुआ। और इस मंथन से सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि शासन के दो बिल्कुल अलग अलग विचार भी पैदा हुए। ये इस युग की सबसे दिलचस्प बात है। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत आकर्षक लगी कि ये सभी 16 राज्य एक ही ढर्रे पर नहीं चलते थे। राइट, इनमें दो अलग अलग सिस्टम थे। बिल्कुल। एक तरफ थे राजतंत्र, जहां सत्ता एक राजा के हाथ में होती थी। ये वंशानुगत होती थी और राजा के पास सारी ताकत होती थी। मगध, कोसल, अवंती जैसे बड़े और ताकतवर महाजनपद इसी रास्ते पर चल रहे थे। और दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता था गणराज्यों का, जिन्हें गणसंघ भी कहते थे। गणसंघ। यहाँ कोई एक राजा नहीं होता था। शासन का फैसला एक सभा या परिषद में होता था जिसमें कबीले के प्रमुख या चुने हुए प्रतिनिधि हिस्सा लेते थे। ये तो एक तरह का लोकतंत्र हुआ, कह सकते हैं। ये सामूहिक शासन का एक अद्भुत प्रयोग था। वज्जी संघ और मल्ल इसके सबसे बड़े उदाहरण थे। तो एक तरफ एक व्यक्ति का शासन और दूसरी तरफ एक समूह का शासन। ये तो दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। और यही टक्कर अगले 200 सालों तक भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाली थी। तो चलिए अब इस सियासी अखाड़े के खिलाड़ियों से मिलते हैं, लेकिन एक एक करके 16 नाम गिनाने के बजाय क्यों ना हम इन्हें इनके प्रभाव और रणनीति के हिसाब से ग्रुप्स में देखें। हाँ, ये बेहतर रहेगा। शुरुआत करते हैं गंगा के मैदानों के उन महाबलियों से जिनके बीच सत्ता का असली खेल चल रहा था। बिल्कुल। इस खेल के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी थे मगध, कोसल और काशी। काशी यानी आज का बनारस। हाँ, गंगा के किनारे बसा एक बेहद अमीर व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र। उसकी अहमियत इतनी थी
कि उस पर कब्जे का मतलब था पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल। और इसी कंट्रोल के लिए कोसल और मगध के बीच हमेशा खींचतान चलती रहती थी, है ना? हमेशा। कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, एक बहुत समृद्ध और ताकतवर राज्य था, लेकिन असली बाजी मारी मगध ने। मगध ने क्यों? ऐसा क्या था उनके पास? मगध के पास वो सब कुछ था जो एक साम्राज्य बनने के लिए चाहिए। उसकी पहली राजधानी राजगीर, वो 5 पहाड़ियों से घिरी एक अभेद्य किले जैसी थी। अच्छा। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। और सिर्फ भूगोली नहीं, उनके पास प्राकृतिक संसाधन भी तो थे। हाँ, उनके पास झारखंड के इलाके की लोहे की खदानें थी, जिससे बेहतरीन हथियार बनते थे। गंगा के मैदानों की उपजाऊ जमीन थी, और उनकी सेना में एक ऐसा हथियार था जो बाकियों के पास नहीं था, बड़ी संख्या में हाथी। हाँ, हाथियों की फौज किलों के दरवाजे तोड़ सकती थी और दुश्मन की पैदल सेना को कुचल सकती थी। इन सब वजहों से मगध इस रेस में सबसे आगे था। तो एक तरफ ये राजा अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ, जैसा आपने बताया, कुछ इलाके लोकतंत्र के पहले प्रयोग कर रहे थे। ये गणराज्य कैसे काम करते थे? 8 कबीलों का एक महासंघ था, जिसका नेतृत्व लिच्छवी कर रहे थे, और उनकी राजधानी थी वैशाली। उनके यहाँ शासन एक बड़ी संथागार यानी सभा से चलता था। हर जरूरी फैसले पर खुली बहस होती थी और फिर वोटिंग के जरिए निर्णय लिया जाता था। ये सुनने में आज के पार्लियामेंट जैसा लगता है। काफी हद तक बौद्ध ग्रंथों में उनकी कार्यप्रणाली का जिक्र मिलता है। बैठक के लिए कोरम जरूरी होता था, प्रस्ताव रखे जाते थे, और अगर आम सहमति नहीं बनती थी तो शलाका यानी रंगीन लकड़ी की तीलियों से वोटिंग होती थी। कमाल है। मल्ल भी एक ऐसा ही गणराज्य था जिसका बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ये जानना कितना दिलचस्प है कि जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में तानाशाही और राजतंत्र थे, तब भारत में शासन के ऐसे लोकतांत्रिक मॉडल भी मौजूद थे। बिल्कुल। अब जरा सरहदों की तरफ चलते हैं, वो महाजनपद जो भारत को बाकी दुनिया से जोड़ते थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम के 2 अहम राज्यों की, गांधार और कंबोज। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र। उस दौर का ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड समझ लीजिए। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और व्यापार का एक चौराहा था, जहां मध्य एशिया, फारस और भारत की संस्कृतियां आकर मिलती थीं। और कंबोज अपने लड़ाकों और बेहतरीन घोड़ों के लिए मशहूर था। मध्य एशिया से आने वाले घोड़ों के व्यापार पर उनका कंट्रोल था, और उस जमाने में अच्छी घुड़सवार सेना का होना आज की एयरफोर्स रखने जैसा था। हाँ, कुछ वैसा ही। ये दोनों राज्य भारत के लिए दुनिया के दरवाजे थे। और अगर हम पश्चिम और दक्षिण की तरफ देखें, पश्चिम में अवंती एक बड़ी शक्ति था। इसकी राजधानी उज्जैनी व्यापार के एक अहम रास्ते पर थी, जो उत्तर भारत को दक्कन के बंदरगाहों से जोड़ता था। इसका राजा प्रद्योत बहुत ताकतवर था, और उसकी मगध से कड़ी दुश्मनी थी। अच्छा। और सबसे दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे था अश्मक महाजनपद। ये दिखाता है कि ये राजनीतिक और सांस्कृतिक नेटवर्क सिर्फ उत्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में फैल रहा था। और कुछ राज्य ऐसे भी थे जो अपनी सैन्य ताकत से ज्यादा अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने जाते थे। निश्चित रूप से, जैसे कुरु और पांचाल, जिनका जिक्र महाभारत में मिलता है। हस्तिनापुर और काम्पिल्य। हाँ, ये वैदिक संस्कृति के बड़े केंद्र माने जाते थे। इसी तरह शूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी मथुरा थी, एक बड़ा व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ आगे चलकर कृष्ण भक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। और वत्स, राजा उदयन की कहानियों वाला। वही वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ये सब दिखाते हैं कि ये महाजनपद सिर्फ राजनीतिक इकाइयां नहीं थे, बल्कि गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी बन रहे थे। तो हमने देखा कि राज्य कैसे थे, लेकिन ये चलते कैसे थे? इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला इंजन क्या था? मेरा मतलब है, इनकी अर्थव्यवस्था, प्रशासन और समाज का ढांचा कैसा था? प्रशासन में तो वही विविधता थी। राजतंत्रों में राजा, मंत्री और अधिकारियों का एक सिस्टम था, जो टैक्स वसूलता था और सेना का रखरखाव करता था। और गणराज्यों में सभाएं ये काम करती थीं, लेकिन एक और दिलचस्प बात थी श्रेणियों यानी व्यापारी संघों का उदय। ये गिल्ड्स, ट्रेड यूनियंस की तरह।
हाँ, कह सकते हैं। ये इतने शक्तिशाली थे कि कई बार राजा को भी नीतियां बनाने में इनकी सलाह लेनी पड़ती थी। और अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? अर्थव्यवस्था के 3 मजबूत स्तंभ थे: कृषि, शिल्प और लंबी दूरी का व्यापार। व्यापार कहाँ तक होता था? नदियों के रास्ते नावों से और जमीन पर कारवा के जरिए। माल दक्कन से लेकर तक्षशिला तक और शायद उससे भी आगे तक जाता था। शहर इन नेटवर्क्स के हब बन गए थे। और जब इतने बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे हों तो लोगों की सोच और विश्वास पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल। 16 ताकतवर राज्य, सबके अपने अपने हित, कुछ राजतंत्र, कुछ गणराज्य। ऐसे में इनके बीच टकराव तो होना ही था। टकराव तो इस कहानी का सार है। हर राज्य अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता था, व्यापार के रास्तों पर कब्जा करना चाहता था। एक शतरंज की बिसात। हाँ, लगातार चलने वाली एक शतरंज की बिसात थी। और इस बिसात पर सबसे बड़ा और सबसे शातिर खिलाड़ी बनकर उभरा मगध। आखिरकार हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए। मगध ने ऐसा क्या किया जो बाकी नहीं कर पाए? उसकी जीत के पीछे क्या राज था? कोई एक राज नहीं था, बल्कि कई वजहों का एक घातक मिश्रण था। पहला, जैसा हमने बात की, उनकी भौगोलिक और प्राकृतिक बढ़त। ठीक है। दूसरा, उनकी सैन्य रणनीति, खासकर हाथियों का इस्तेमाल। लेकिन सबसे बड़ी वजह थी उनके राजाओं की महत्वाकांक्षा और कूटनीति। जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु। बिल्कुल। बिंबिसार जैसे राजाओं ने शादी के रिश्तों से अपने राज्य को मजबूत किया, तो उसके बेटे अजातशत्रु ने अपने पड़ोसियों, चाहे वो कोसल हो या काशी, को बेरहमी से कुचल दिया। और उसने तो वज्जी जैसे शक्तिशाली गणराज्य को भी नहीं बख्शा। ये सबसे निर्णायक लड़ाई थी। वज्जी संघ को सीधे युद्ध में हराना नामुमकिन था। वो एकता में बहुत मजबूत थे। तो अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री को वज्जी संघ में भेजा, जिसने कई साल वहां रहकर कूटनीति और साजिश से उन 8 कबीलों में फूट डाल दी। मतलब अंदर से कमजोर कर दिया। हाँ, जब उनकी एकता टूट गई तब मगध ने हमला किया और वैशाली को जीत लिया। ये राजतंत्र की गणराज्य पर एक निर्णायक जीत थी। तो एक एक करके मगध ने अपने सारे प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दिया। हाँ, अंग, काशी, कोसल, वज्जी सब मगध के विशाल साम्राज्य का हिस्सा बन गए। और इसी नींव पर आगे चलकर नंद और फिर मौर्य साम्राज्य की भव्य इमारत खड़ी हुई। और महाजनपदों का दौर खत्म हुआ। हाँ, और भारत में साम्राज्यों का युग शुरू हुआ। तो अंत में जब हम इन महाजनपदों को याद करते हैं तो इनका महत्व क्या है? इनकी विरासत क्या है? इनकी विरासत बहुत गहरी है। इन्होंने ही भारत को शासन कला, शहरी जीवन और आर्थिक नेटवर्क का पहला पाठ पढ़ाया। इन्होंने राजतंत्र से लेकर गणराज्य तक राजनीतिक व्यवस्था के वो मॉडल तैयार किए जिन पर आज भी बहस होती है। और सांस्कृतिक रूप से भी इन्होंने एक उपजाऊ जमीन तैयार की। बिल्कुल। नए धर्मों का उदय, तक्षशिला जैसे शिक्षा के केंद्रों की स्थापना और एक अखिल भारतीय संस्कृति की शुरुआत, ये सब इसी दौर की देन है। संक्षेप में कहें तो ये भारत के राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से वयस्क होने की कहानी है। तो आज हमने देखा कि कैसे करीब 2600 साल पहले लोहे, खेती और व्यापार की तिकड़ी ने छोटे छोटे जनपदों को 16 महाजनपदों में बदल दिया। इस सियासी दौड़ में मगध अपने संसाधनों और रणनीतिक सोच के दम पर सबसे आगे निकला, जबकि वज्जी जैसे गणराज्यों ने दुनिया के सामने शासन का एक वैकल्पिक लोकतांत्रिक मॉडल रखा। ये सिर्फ राज्यों के बनने बिगड़ने का दौर नहीं था, बल्कि बुद्ध और महावीर के विचारों के साथ एक महान बौद्धिक मंथन का भी दौर था। इस पूरी चर्चा से एक सवाल जहन में रह जाता है। हमने शासन के 2 मॉडल देखे, एक व्यक्ति की सत्ता पर आधारित राजतंत्र और एक समूह के फैसले पर आधारित गणराज्य। इतिहास गवाह है कि आखिरकार मगध के केंद्रीकरण राजतंत्र ने वज्जी जैसे शक्तिशाली गणराज्य को भी निगल लिया। ये हमें सत्ता के केंद्रीकरण और सामूहिक शासन के बीच के ऐतिहासिक तनाव के बारे में क्या बताता है? क्या बड़े साम्राज्य बनाने के लिए सत्ता का एक केंद्र में होना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है।